नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। हमारे खास बुलेटिन राजधानी लाइव की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति कोविंद ने इस्तीफा मंजूर किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। कृषि बिलों पर अकाली दल बादल विरोध कर रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिल के चलते एनडीए में ही दरार आ गई है और इसी के साथ शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ये अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस्तीफा मंजूर किया है। आपको बता दें कि कल देर शाम ही हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया था। अब नरेंद्र सिंह तोमर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कृषि बिलों पर अकाली दल बादल विरोध अपना दर्ज करवा रहा है और बिल के चलते एनडीए में ही दरार आ गई है। पंजाब में लगातार शिरोमणि अकाली दल इस बिल का विरोध जता रहा था। लगातार खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ में शिरोमणि अकाली दल खड़ा नजर आ रहा था और इस बीच कल देर शाम हरसिमरत कौर बादल ने अपने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और अब बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अब सौंप दिया गया है। वहीं कृषि बिलों पर अकाली दल लगातार विरोध दर्ज करवा रहा है अपना। बिल के चलते एनडीए में ही अब दरार आ गई है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। कृषि बिलों पर लगातार अकाली ने अपना विरोध दर्ज करवाया है और कल देर शाम आपको बता दें केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दिया था और अब उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर। और कांग्रेस से कुलजीत सिंह नागरा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलजीत जी, इन बिलों के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे। हरियाणा और पंजाब विरोध में खड़ा हुआ नजर आ रहा था और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि हरसिमरत कौर बादल ने जो इस्तीफा दिया था वो मंजूर कर लिया गया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। हेलो जी सर, आवाज आ रही है, बोलिए। हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा जो हुआ है उसमें तो आप प्रतिक्रिया देंगे। मैंने खुद कल अपने विधानसभा फतेहगढ़ साहब के बतौर एमएलए इस्तीफा दिया है विरोध में। जी जी सर, आपने इस्तीफा दिया है लेकिन सरकार तो यहाँ पर कांग्रेस की है। अगर चाहे तो कांग्रेस क्या इन बिलों को यहाँ पर लागू होने से रोक सकती है? लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह भी किसानों के हित में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार के द्वारा जो ये लागू किया जा रहा है अध्यादेश, इसे रोकने का काम राज्य सरकार कर सकती है। बिल्कुल, राज्य सरकार के पास जो भी वो रहेंगे, कानून रहेंगे, हम लोग रोकेंगे। लेकिन एक किसान का बेटा होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैंने भी अपनी एमएलएशिप से इस्तीफा दे दिया है। सर, अभी आपने इस्तीफा दिया है, क्या आपके इस्तीफे को मंजूरी दे दी गई है? देखो, कल शाम को इस्तीफा गया है स्पीकर के पास। जी, और क्या आपकी सरकार से लगातार इस मसले पर बातचीत हुई है? बिल्कुल, लगातार परसों भी हम गवर्नर को मिले थे, उससे पहले भी हम लोग अलग अलग जगह पे पंजाब में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उससे पहले जो पंजाब सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था असेंबली में ये जो ऑर्डिनेंस था इसको एक मत से। तो अभी सरकार का रुख क्या कुछ नजर आ रहा है कुलजीत जी? देखिए, अगर केंद्र सरकार की बात करें, सरकार जो है किसी कीमत पर भी इस बिल को लागू नहीं होने दी। ठीक है, और अगर हम केंद्र की तरफ ध्यान दें तो केंद्र लगातार ये बात कह रहा है कि तीनों जो ये बिल हैं वो सरकार जो है लागू करेगी क्योंकि ये किसान हितैषी हैं, और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि केंद्र की तरफ से कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। केंद्र की सरकार ये मॉडल स्टेट है। पंजाब के लोगों के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला है केंद्र की तरफ से, और पंजाब की किसानी जिसने पूरे देश के अनाज के भंडार को भरा है और पूरे देश के लिए हमेशा खड़ा रहा है पंजाब,
और चाहे वो बॉर्डर की बात हो, चाहे वो आजादी के संघर्ष की बात हो, और चाहे आजादी के बाद जब देश अनाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो पंजाब के किसान ने आगे बढ़ के देश के अनाज के भंडार को भरा। आज उस किसान को, पंजाब या हरियाणा के किसान को आप उसकी तरफ अगर आप नहीं अपना रवैया बदलेंगे तो ये बहुत खतरनाक होने वाला है। और पंजाब में ये केंद्र जिम्मेदार होगा जो पंजाब में आने वाले दिनों में जो भी हालात बनेंगे। बिल्कुल कुलजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो ये बड़ी और अहम खबर, शिरोमणि अकाली दल हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वहीं कुलजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने भी कल देर शाम अपना इस्तीफा सौंपा है और इन बिलों के विरोध में ही ये इस्तीफा सौंपा गया है। और आइए अब राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। और आज हम राजधानी लाइव में बात करेंगे राजधानी चंडीगढ़, राजधानी देहरादून, राजधानी भोपाल, राजधानी लखनऊ, राजधानी पटना और राजधानी रायपुर की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। केंद्रीय खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस को लेकर हरियाणा और पंजाब में गतिरोध लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार में अकाली दल के एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि बिलों के विरोध में गुरुवार देर शाम केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब रुख करते हैं राजधानी देहरादून का। उत्तराखंड में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उससे इंतजाम के मोर्चे पर भी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रशासन और शासन के पास संकट ये मंडराता जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तीसरी तस्वीर राजधानी भोपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिवस मनाते हुए गरीबों को लड्डू बांटे हैं। चौथी तस्वीर है राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। इस बाबत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब रुख करते हैं राजधानी पटना का। बिहार की सियासी राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में लेने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार कोशिशों में जुटी हुई हैं। और अब छठी और आखिरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। जल संसाधन विभाग का मुख्य उद्देश्य हालांकि कृषि भूमि तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना है। इसी बात को ध्यान में रखकर जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। इन तमाम खबरों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। और आइए सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी चंडीगढ़ का। केंद्रीय खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस को लेकर हरियाणा और पंजाब में गतिरोध लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार में अकाली दल के एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि बिलों के विरोध में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और आज उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में मैंने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दिया। बेटी और बहन के रूप में किसानों के साथ खड़े होने पर मुझे गर्व है। किसान जहां इन ऑर्डिनेंसों के विरोध में धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मसले को लेकर आने वाली 21 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के हरियाणा से संबंधित विधायकों ने भी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को रिजोल्यूशन पास कर भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि प्रदेश में इन ऑर्डिनेंस को लागू न होने दिया जाए। इसके अलावा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेसी विधायकों और नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को प्रदेश के राज्यपाल से भी मिलेगा। वहीं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस विधायक ने भी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपना इस्तीफा दिया है। श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी है। किसान मजदूर की मुश्किलों की लड़ाई श्रोमणी अकाली दल लड़ता रहा है। श्रोमणी अकाली दल जो है इतिहास है वो बड़ा क्लियर है, हमारा मिशन बड़ा क्लियर है। सो हमने ये जब ऑर्डिनेंस आए उस टाइम हमने हमारी कैबिनेट में हमारे मंत्री ने उस टाइम हमने ऑब्जेक्शन डाले थे कि ये ऑर्डिनेंस में कई ऐसी चीज़ें हैं जो किसान पसंद नहीं करते, इनको चेंजेस लानी चाहिए। हमने उसके बाद भी कोशिश की कि किसान की जो भावनाएं सेंटर सरकार को बताने की कोशिश की, पर जब आखिर में सेंटर सरकार ने जो हमारी बातें थी, जो किसान की शंकाएं थी, वो दूर नहीं की, पर इमीडिएटली अपना एक्ट लेके आगे पार्लियामेंट में। सो हमारी पार्टी क्योंकि किसान के साथ है और हमारे किसान के लिए कुछ भी कर सकती है,
हमने फैसला किया इसका विरोध करेंगे और जो एक्ट से किसान खुश नहीं है, वो पार्टी खुश नहीं, और हमने फैसला किया है कि हमारे नुमाइंदा जो पार्टी में हरसिमरत कौर बादल, उसको वो इस्तीफा देंगी और दे दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेरे राज्य के किसान 2 महीने से सड़कों पे उतरे हुए हैं क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए डरे हुए हैं। वो समझते हैं ये उनके हित में नहीं है। मैं समझती हूँ कि 2 महीने का बहुत लंबा समय था जहाँ किसान का भरोसा जीता जा सकता था, जहाँ आड़तियों का भरोसा जीता जा सकता था, वो मजदूरों का भरोसा जीता जा सकता, बुद्धिजीवी जो रोज लिख रहे हैं इसके खिलाफ में उनका भरोसा भी जीता तब जा सकता था जब उनकी शंकाओं को एड्रेस किया जाता। कहना है कि पहले तो देखिए कि हमारा देश कौन से हालात से गुजर रहा है। कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तान में आ रहे हैं। बजाय गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ हो, आपने बिना वजह से ऐसा इशू क्रिएट कर दिया है जो मैं समझता हूँ देश की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी। ये मजबूरी बन गई सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी की। पिछले 2.5-3 महीने से पहले सबसे बड़े जो इनके प्रकाश सिंह बादल जी हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे पंजाब के, पहले तो उन्होंने कोशिश की लोगों को ये बात कहने की कि ये जो ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं ये बहुत सारा ज़िम्मेदारों को इसका एडवांटेज होगा। फिर उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर सुखबीर सिंह बादल ने बहुत सारी चिट्ठियाँ दिखाई तोमर साहब की, एग्रीकल्चर मंत्री की, मेरी बात हो चुकी है, MSP रहेगी, आपको कोई खतरे वाली घंटी नहीं है, पंजाब के हर बेनिफिट में जाएगी। और जब बड़े पैमाने पर किसान अब बाहर निकला है, पंजाब का, हरियाणा का, वेस्टर्न यूपी का, बाहर के मध्य प्रदेश के, तो इन्होंने ये देखा कि हमारे पाँव के नीचे से पॉलिटिकल ग्राउंड खिसकनी शुरू होगी। मैं आज सवाल करना चाहता हूँ, अच्छा किया इन्होंने रिज़ाइन किया, मगर ये हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आप पहले तो इस्तीफ़ा तो दे रहे हो मोदी साहब की सरकार से, मगर आप NDA के साथ रह रहे हो। मुझे तो ये बात का ये दलील की समझ ही नहीं आई। NDA की गवर्नमेंट जो है, जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है, वो ही एंटी फार्मर ये लेकर आई है, ऑर्डिनेंसेस लेकर आई है। सबसे पहले तो आप कैबिनेट में थे, आपने कहा मैंने एतराज़ किया, आपका एतराज़ उन्होंने पता नहीं आपने किया कि नहीं, मगर किसी ने माना नहीं। अगर नहीं किसी ने माना तो फिर NDA से आप रिश्ता तोड़ो। अगर देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश का कहना है, ये किसानों के तीनों ऑर्डिनेंस किसान के हित में हैं। इसमें कांग्रेस जो है वो दोहरी राजनीति कर रही है और सिर्फ एक गैलरी से प्ले कर रही है और किसानों के हित को लेकर उस चिंतित नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी 2013-14 में, तो इनकी 5 राज्यों में सरकार थी, असम, मेघालय, हिमाचल, हरियाणा और कर्नाटका में। 2013-14 में इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को APMC से बाहर निकाला था यूपीए गवर्नमेंट में। उसके बाद इनका 2017 में जो पंजाब के चुनाव हुए, इनके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि अपडेशन ऑफ APMC एक्ट विल बी डन टू एंश्योर डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फार्मर्स टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी विदाउट टिंकरिंग विद MSP। ये पेज नंबर 36.11 इनका है। उसके बाद जब इनकी पंजाब में सरकार बन गई, इन्होंने APMC एक्ट को अमेंड किया 14/8/2017 को, और उसमें ये सारी चीजें इन्होंने अमेंड की हैं जो अभी NDA की गवर्नमेंट केंद्र में ये तीनों ऑर्डिनेंस लेके आई थी, अब बिल बन रहे हैं वो। हरसिमरत बादल ने इस्तीफा भेज ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ नरेंद्र मोदी हुणां ਕੋਲ, पर यह बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि एसेंशियल कम्यूनिटी एक्ट भी लोक सभा 'ਚ पास हो गया। 2 एक्ट टेबल्ड हो गया लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਈਏ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਸਤੀਫਾ ਦਈਏ ਨਾ ਦਈਏ। 2 ਤਲਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, 3ਜਾ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜੇ ਇਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਉਦਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੱਜ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ यूपी ਦੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ NDA ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਜ।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से विनीत कपूर इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, सबसे पहले बात कर लेते हैं हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे की। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब सवाल ये है, क्या उनके इस्तीफे देने से कुछ बदल जाएगा? खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ में जो किसान इस समय सड़कों पर है, क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार आ जाएगा? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम हरसिमरत कौर बादल की बात करें तो कल जिस तरह से केंद्रीय खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस के विरोध में उन्होंने लोकसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और उसके बाद सीधे तौर पर अपना जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल और कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल के ऊपर एक बड़ा दबाव था कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करे कि क्या अब भी हरसिमरत कौर बादल जो है वो केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा रहेंगी या फिर अपने ओहदे से अलग होंगी। तो अब उन्होंने अपना कहीं ना कहीं स्टैंड तो स्पष्ट कर दिया है कि शिरोमणि अकाली दल जो है वो किसानों के साथ खड़ा है, क्योंकि केंद्रीय ऑर्डिनेंस की बात करें इस वक्त वो बिल के रूप में तब्दील हो चुके हैं। तो ऐसे में उसका विरोध करना जो है वो वाजिब लगता भी था, क्योंकि लगातार किसानों की बात करें सड़कों पर उतरे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हाईवे जाम कर रहे थे और सीधे तौर पर कह रहे थे कि अगर ये ऑर्डिनेंस पंजाब में लागू होते हैं तो पंजाब की जो किसानी है पूरी तरह से बदहाली की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में शिरोमणि अकाली दल जो किसानों के मसलों पर चुनाव लड़ता आया है उसके लिए स्टैंड स्पष्ट करना जरूरी था। हालांकि केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं इस इस्तीफे के साथ ही शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में जो गठजोड़ है उनके रिश्तों के अंदर जरूर तकरार पैदा होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार शिरोमणि अकाली दल जो है वो इन ऑर्डिनेंसों के खिलाफ अब आवाज बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने अपनी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा तक दिलवा दिया है। तो आने वाले दिनों में यह भी कहा जा रहा है कि जो इनका गठजोड़ था वो भी आपस में टूट सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन की बात करें तो फिलहाल केंद्र जो है इन ऑर्डिनेंसों के ऊपर विचार करने का पक्षधर नजर नहीं आ रहा। भले ही प्रोटेस्ट हो रहे हो, भले ही इस्तीफे हो रहे हो, लेकिन अभी तक केंद्र की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एमएसपी पर फसलों की खरीद होगी, इन ऑर्डिनेंसों से किसानी जो है वो लाहेबंद होगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि इस तरह के इस्तीफों के बाद क्या केंद्र इन ऑर्डिनेंसों के ऊपर पुनर्विचार करने को तैयार होता है या फिर नहीं। जी बिल्कुल, देखिए विनीत, ये मान सकते हैं कि अकाली दल के ऊपर प्रेशर था, दबाव था कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। पंजाब कांग्रेस के ऊपर किस बात का दबाव है? फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दिया है, उनके इस्तीफे के पीछे क्या रणनीति समझी जाए और राज्य सरकार चाहे तो इन बिलों को लागू होने से रोक सकती है? देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता इसलिए इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अगर केंद्रीय खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस जो है वो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, तो कहीं ना कहीं जो कैप्टन सरकार है उसको भी इन ऑर्डिनेंसों को अपने प्रदेश में लागू करना होगा। हालांकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो पंजाब सरकार है वो पहले ही विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर चुकी है जिसमें इन ऑर्डिनेंसों का विरोध किया गया था। ये तक कह दिया गया था कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो पंजाब में लागू नहीं होंगे, लेकिन अब लोकसभा में ये जिस तरह से पास हो रहे हैं, इसके अलावा राज्यसभा में इनको लेकर जाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के लिए भी एक मुश्किल भरा समय है। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो जब SYL को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा में पास होता हुआ नजर आ रहा था, तो उस समय भी पंजाब के जो कांग्रेसी लीडर हैं वो इस मसले को लेकर इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में जरूर इस तरह के इस्तीफों से जो केंद्र है उस पर दबाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी अगर हम कुलजीत नागरा की बात करें तो वो कह रहे हैं वो किसानों के साथ में खड़े हैं, किसानों के हितैषी हैं, इस वजह से इस्तीफा दिया है। लेकिन उनके इस्तीफों को क्या प्रदेश कांग्रेस जो है वो मंजूर कर पाती है? कि कैप्टन सरकार उस इस्तीफे को मंजूर करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और आने वाले दिनों में कैप्टन सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है, कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है इस मसले को लेकर, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑर्डिनेंस पास होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जब ऑर्डिनेंस लोकसभा में पास हो चुके हैं और सारी बातों को केंद्र जो है वो दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में केंद्र के बाद जो ये किसान हैं, ये कांग्रेस है या जो विरोध करने वाली पार्टियां हैं, उनकी अगली रणनीति क्या रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी ठीक है, हरियाणा का रुख कर लेते हैं विनीत। देखिए पंजाब में जितनी सियासत गर्म है इस मसले को लेकर हरियाणा में भी उतनी ही गर्म है और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल से मुलाकात भी करने वाले हैं। क्या कुछ प्लान लग रहा है कांग्रेस का?
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस पहले ही इन प्रदर्शनों का समर्थन करती नजर आ रही थी और सीधे तौर पर हरियाणा के अंदर इन ऑर्डिनेंसों के खिलाफ अपनी आवाज कांग्रेसी लीडर जो है वो बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कल जिस तरह से नए प्रभारी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर इन ऑर्डिनेंसों के ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद हरियाणा के जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भेजा है, जिसमें सीधे तौर पर कहा है कि विधानसभा एक प्रस्ताव पास करे जिसमें इन ऑर्डिनेंसों को प्रदेश में ना लागू होने की बात कही जाए। दूसरी तरफ आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी अगुवाई में एक विधायकों का और नेताओं का जो प्रतिनिधिमंडल है वो राज्यपाल से भी मिलेगा और इन ऑर्डिनेंसों के मसले पर एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाएगी ताकि उस विशेष सत्र में इन ऑर्डिनेंसों पर चर्चा हो सके और उसके बाद एक प्रस्ताव पास किया जा सके कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो प्रदेश में लागू नहीं होंगे। इसके अलावा 21 सितंबर से सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करने वाली है इन ऑर्डिनेंसों के खिलाफ। इसके अलावा पहले ही किसान जत्थेबंदियां जो है लामबंद हो चुकी हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर डीसी दफ्तरों के बाहर किसानों के प्रदर्शन जारी हैं और अब जिस तरह से विरोधी पार्टियों का भी उनको समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है तो आने वाले दिन लगता नहीं केंद्र के लिए आसान रहने वाले हैं, क्योंकि अब दिल्ली घेरने तक की तैयारी जो है वो किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया विनीत कपूर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों में इन किसान बिलों को लेकर काफी ज्यादा रोष है। किसानों में जहां रोष है वहीं अब राजनीतिक पार्टियां भी सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही हैं। और आइए अब रुक करते हैं राजधानी देहरादून का। उत्तराखंड में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है उससे इंतजाम के मोर्चे पर सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। चिंताजनक पहलू यह है कि अगस्त के अंत तक प्रदेश में सक्रिय केस की संख्या जहां 5,887 थी तो अब करीबन ये 11,000 के ऊपर पहुंच गई है। शुरुआती 5.5 महीने में प्रदेश में कोरोना के 19,827 मामले आए थे, जबकि पिछले 16 दिन में 16,220 मामले सामने आ चुके हैं, लोग संक्रमित हो चुके हैं। यही नहीं, पॉजिटिविटी की जो रेट थी वो भी 10% से अब करीब पहुंच गई है। अब तक प्रदेश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 35,000 के ऊपर पहुंच गई है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि हम आपको ये जानकारी दे दें कि 155 मरीज राज्य से बाहर जा चुके हैं। प्रशासन और शासन के पास संकट ये मंडरा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है राज्य में, लिहाजा अब केंद्र से ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की गई है और लगभग 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की गई है राज्य की सरकार की तरफ से। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इंतजाम के मोर्चे पर भी अब सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रतीक पाठक हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की सरकार ने 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग की है केंद्र से। बिल्कुल पल्लवी, लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये तकरीबन 35,000 के पार पहुंच चुका है। मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। 462 की मौतें प्रदेश में हो चुकी हैं। लिहाजा सरकार अब कहीं ना कहीं चिंता जितने सामने उनकी सरकार के सामने आती जा रही है और ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग केंद्र सरकार से की गई है, जिसमें तकरीबन 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार ने मांगे हैं। साथ ही अभी 1,000 ऑक्सीजन सिलेंडरों की स्वीकृति अभी केंद्र सरकार से मिली है। लिहाजा सरकार लगातार अब कहीं ना कहीं कोरोना की संकट के साथ अब घिरती हुई नजर आ रही है। तमाम सारे वादे जो सरकार ने किए थे वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हुए दिख रहे हैं। सरकार के साफ तौर पर अब पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो सरकार का साफ तौर पर कहना था कि चाहे आईसीयू हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो या फिर वेंटिलेटर्स की बात हो, सारी चीजों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। संसाधन पूरी तरीके से प्रदेश सरकार के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी प्रदेश में देखी जा रही है। जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें आईसीयू बेड और आईसीयू वेंटिलेटर की भी कमी अब देखने को मिल रही है। तब तकरीबन 35% लोगों को अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लिहाजा सरकार के साथ साथ अब कांग्रेस उसको लगातार एक मुद्दा बनाकर सामने खड़ा करती हुई नजर आ रही है। और जहां पर देखा जाए, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे बेड की बात हो, चाहे अस्पतालों के संसाधनों की बात हो, सारी चीजों की कमी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों के फरमान की अगर मैं बात करता हूं तो पिछले दिनों सरकार ने एक फरमान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि बॉर्डर्स पर चेकिंग की जाएगी और बॉर्डर्स पर कोविड-19 के टेस्ट किए जाएंगे। ना तो अभी चेकिंग की कोई व्यवस्था खास तौर पर की गई, ना कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे। फिलहाल जो वेबसाइट है स्मार्ट सिटी की वेबसाइट है उसके तहत ही सिर्फ पंजीकरण कराकर लोग अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार आ भी रहे हैं। तो ऐसा अभी कोई बॉर्डर्स पर चेकिंग की व्यवस्था के साथ साथ ना कोई कोविड-19 टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। सारे वादे सरकार के खोखले नजर आते हुए दिख रहे हैं। पल्लवी,
बिल्कुल प्रतीक, देखिए सवाल ये भी है कि लगातार सरकार दावे कर रही थी कि हम कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अब ये दावे कहीं ना कहीं खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। बात विपक्ष की करें तो विपक्ष इस मोर्चे पर किस तरह से डटकर खड़ा हुआ है? बिल्कुल पल्लवी, लगातार जो संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। अगर तकरीबन रोज की अगर हम बात करते हैं तो 1100 से 1200 का मामला ये कोरोना का बढ़ता नजर आ रहा है। मौतों की संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं। अभी बीते दिन पहले की अगर मैं बात करूं, सचिवालय का एक अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आया था, जैसे ऋषिकेश भर्ती कराया था, कल देर शाम उसकी मौत भी हुई है। और आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक आंकड़े हैं। कांग्रेस लगातार इस पर आवाज उठाती हुई नजर आ रही। तमाम तरह से जो आंदोलन अब सरकार के खिलाफ करने वाली है, क्योंकि सड़कों पर भी बीच में उतर चुकी है कांग्रेस। और साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय का ऑफिस को भी घेराव कांग्रेस ने कहीं ना कहीं किया था। तो तमाम सारे अब जो वादे सरकार के थे वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हुए दिख रहे हैं। जी पल्लवी। बिल्कुल प्रतीक, और लगातार जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, सरकार कदम क्या उठा रही है? उन्होंने, जैसा आपने जानकारी दी, उन्होंने दावा किया था कि हम बॉर्डर्स पर चेकिंग करेंगे। वो चेकिंग भी अभी कोई पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का आलम है। अब केंद्र से मदद मांगी जा रही है। सरकार वाकई में आखिर क्या कदम उठा रही है? कोई तो कदम उठाए गए होंगे सरकार की तरफ से। कोविड सेंटर की हम बात कर लेते हैं, क्या वहां पर सुविधाएं नजर आ रही हैं या फिर वहां पर भी अव्यवस्थाओं का आलम है? बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से अगर देखा जाए, जहां पर जो लगातार संख्याएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली बात प्रदेश में देखने को मिल रही है। सरकार पूरी एहतियात के साथ काम करना होगा, नहीं तो ये मुश्किलें और प्रदेश में बढ़ सकती हैं। पहले ही एहतियात के तौर पर अगर सरकार ये सारे काम करती होती तो कहीं ना कहीं ये संख्याएं ना बढ़ती होती। कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से जो प्रवासी बाहर से लौटे थे उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अगर ढंग से कर दी जाती और सरकार ने जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हुए देखे। सरकार ये कहती जा रही थी कि आईसीयू की कमी नहीं है, बेडों की कमी नहीं है, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। फिर ये सारी जो कमियां देखी जा रही हैं और केंद्र से जो मांगे की जा रही है, तो इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार ने सिर्फ वादे किए लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं नहीं की। अब सरकार का ये भी कहना है टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी में निपटने के लिए कोई तैयारी सरकार की पूरी तरह से नजर नहीं आई। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाते हुए गरीबों को लड्डू बांटे, तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वृद्धाश्रम पहुंचे और लड्डू का वितरण करते हुए विकास कार्य के दावे किए। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने सरकार की आलोचना की। भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन, समर्थ और सक्षम भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन। मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आई है उसने गरीब के लिए काम किया है, कहा नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भी गरीबों के रूप में, जैसे कल 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक, आज बच्चों को दूध का वितरण, बुजुर्गों को फलों का वितरण, संबल की राशि, किसान क्रेडिट कार्ड की राशि, पूरे सप्ताह वो काम जो गांव गरीब किसान की और झुग्गी झोपड़ी के उत्थान के लिए काम हो। बाकी के दल बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी शतायु हों, यशस्वी हों, क्योंकि ध्येयनिष्ठ जीवन जी के उनने शोषित, पीड़ित, दुखित बांधवों में अपना जीवन लगाया और अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। जानेंगे, आप पकोड़े तल रहे हैं, क्या कुछ पकोड़े आपके बिके और कितना क्या आपको रोजगार की बात, जो पूरा क्या संदेश इस देश में जो ये प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस देश को बेरोजगारों का देश बना दिया है, जो 2 करोड़ रोजगार साल के देने का वादा करके आए थे, आज वो बेरोजगारों के प्रदेश इस देश को बना चुके हैं, देश को बना चुके हैं। हमारी मांग है कि पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन बनता था बाल दिवस के रूप में, आपका जन्मदिन बनता है बेरोजगार दिवस के रूप में, क्योंकि आपने सबको बेरोजगार कर दिया है। चुनौती को समझे, इस बात को समझे कि इस देश के नौजवान को रोजगार चाहिए। मन की बात से कुछ नहीं होगा, थोड़ी ढंग की बात, थोड़ी काम की बात और थोड़े रोजगार की बात करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो कि आपको जनता घर करने से भी नहीं घबराएगी। कुणाल भाई,
आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और पकौड़े का एक संदेश भी दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि रोजगार अगर नहीं मिलता तो संदेश जाएगा प्रदेश? देखिए, इस देश के नौजवान जगेंगे और खड़े होकर अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़े तलना रोजगार, ये रोजगार नहीं, ये स्वरोजगार है। तो जनता इसमें तेल हमारा है, बेसन हमारा है, प्याज हमारे हैं, इसमें रोजगार का दे रहे हैं आप? रोजगार देने की व्यवस्था है, पब्लिक सेक्टर है, सारे बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज बेच रहे हैं। रोजगार देने की बजाय रोजगार खत्म करने की ओर देश के प्रधानमंत्री का। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र पारस और इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जानकारी हम आपसे चाहेंगे, कल का दिन क्या कुछ रहा? गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, जहां लगातार बीजेपी कार्यकर्ता खुशी मना रहे थे, तो वहीं भोपाल में हमने देखा कुणाल चौधरी किस तरह से युवाओं को लेकर पकौड़े तल रहे थे। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी और वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जगह जगह वृद्धाश्रम जाके कई जगह लड्डू बांटकर यहाँ पर जन्म उत्सव मनाया गया, तो दूसरी ओर देखने में यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इसको बेरोजगारी दिवस के रूप में भी मनाते हुए देखा गया। बड़ा सवाल यहाँ पल्लवी यहाँ ये होगा कि जिस तरह से प्रदेश में महामारी का प्रकोप के चलते यहाँ पर बेरोजगार की स्थिति निर्मित हुई है, और हाल ही में युवाओं की मांगों पर जब यहाँ युवाओं ने मांगे रोजगार को लेकर, और पुरानी जो नियमावली थी जो पूर्व सरकार कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में बंद भी हुई थी, जो कि रोजगार नियुक्ति की थी, इन अगर तमाम चीजों पर अगर गौर किया जाए तो सीधे तौर पे बेरोजगारी की स्थिति प्रदेश में निर्मित है, और साथ ही साथ प्रदेश के कई विभाग ऐसे हैं जो प्राइवेटीकरण की ओर मतलब रुख कर गए। बड़ा सवाल पल्लवी यह है कि पूर्व में भी यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर था, और अभी यह संकट आने के बाद यह जो आंकड़ा है 3 लाख करोड़ के करीब के यहाँ पर आंकड़ा दर्ज किया जाए। लेकिन इससे निपटने के लिए जरूर कागजों में के साथ साथ कई ऐसी योजनाओं को निर्मित किया जा रहा है जहां रोजगार के अवसर मिलेंगे, अगर वो सही तरीके से यहाँ पर होते दिया। ठीक है, मैं जानकारी आपसे चाहूंगी केंद्र की तरफ से क्या कुछ मदद दी जा रही है? जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि 2.5 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है कर्ज का आंकड़ा जो आप बता रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या केंद्र से कोई मदद ली जाएगी, और अभी क्या कुछ मदद दी जा रही है? बिल्कुल पल्लवी, केंद्र से मदद के लिए कई ऐसे क्षेत्र महानगर, अगर राजधानी भोपाल की बात करें या इंदौर की बात करें जो कि औद्योगिक क्षेत्र माना भी जाता है, तो इन क्षेत्रों के सीमांकन किए जा रहे हैं। सीमांकन के चलते कई ऐसी योजना है जिनका केंद्र से सीधे तौर पर राहत पैकेज भी मिल सकता है, जैसे मेट्रो जाल की बात करें, या प्रदेश में कई ऐसी कंपनी है जिनको सीधे तौर पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो यह चूंकि सरकारों का फेरबदल समय समय से होता रहा है और चुनाव की मार प्रदेश को झेलनी पड़ी, तो इन तमाम चीजों पर अगर देखा जाए तो लगातार जैसे कमलनाथ सरकार पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही, 15 महीने राज किया, और बीजेपी की कई योजना। अगर हम राज्य की बीजेपी सरकार की बात करें तो उसकी तरफ से तर्क क्या दिया जा रहा है? क्या ये कहा जा रहा है कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के जो किए गए काम है हम उन्हीं को अभी इस समय बोझा ढो रहे हैं, और लगातार जो कर्ज बढ़ता जा रहा है अभी हम उस कर्ज को पाटने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस क्या तर्क दे रही है इन आरोपों पर? देखिए पल्लवी, अगर दोनों मुद्दों पर बात की जाए तो 15 साल यहाँ पर लंबे समय बीजेपी ने सत्ता काबिज की है, और लंबे समय बाद 15 महीने की सरकार कांग्रेस कमलनाथ सरकार ने चलाई, तो उनमें कई बीजेपी की जो योजनाएं थी, जो चीजें थी, उनको बदलाव करने की कोशिश की जाती थी, और उन योजनाओं को बंद करते हुए जैसे उनके ऊपर संशोधन करके अपडेट करके उन योजना को लागू किया जाएगा, तब तक सरकार गिर गई और यहाँ बीजेपी की सरकार आई। और बीजेपी की सरकार के बाद अब यहाँ उपचुनाव का बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों की ओर है, तो यहाँ अभी सत्ता की रसूख दोनों पार्टियों के लिए जरूरी भी देखी जा रही है, और साथ ही साथ इस चुनाव से प्रदेश की जो संकट है या कर्ज की मार है वह भी बढ़ रही है, और साथ साथ लोगों के जो प्लान है, कई ऐसे कैबिनेट में फैसले होते हैं, उन फैसलों को धरातल पे इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कई चीजें 3-4 महीने का समय लग जाता है। अगर मेट्रो रेल की बात करें या अन्य किसी औद्योगिक क्षेत्र में मेडिकल हो या आईटी पार्क हो, तमाम इन चीजों के लिए समय लगता है, और
जैसे ही दूसरी सरकार आती है तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लग जाती है, तो इसका एक बड़ा एक वजह मानी जा रही है। पल्लवी, शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। इस बाबत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि ये गठन यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी के कर सकता है। बिना सरकारी की इजाजत के एसएसएफ के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा। पूरे प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों जैसे दफ्तरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एसएसएफ के द्वारा की जाएगी। एसएसएफ की सेवाएं पेमेंट देकर निजी क्षेत्र में भी ले सकेंगे। एसएसएफ का मुखिया एडीजी स्तर का अधिकारी होगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट सर्कुलेशन के जरिए एसएसएफ के गठन की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। शुरुआत में एसएसएफ की 5 बटालियन गठित होंगी, लेकिन इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जब बड़े अधिकारी और बड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने और एनकाउंटर करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों सिपाहियों पर लोगों को जबरन प्रताड़ित करने, पैसा लेकर किसी को भी उठाने, यहाँ तक कि एसटीएफ के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हुए हैं। और जांच में कई बार ये सामने भी आया है कि एसटीएफ या क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो ऐसे में एसएसएफ का गठन करना कितना सही होगा, क्योंकि जब पुलिस को स्पेशल सेल एसटीएफ पर आरोप लग सकते हैं तो क्या गारंटी है कि एसएसएफ का पुलिसकर्मी अपने पद का फायदा नहीं उठाएगा। तो यूपी में योगी सरकार ने अब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। इस बाबत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। एसएसएफ यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी कर सकता है। वहीं बिना सरकार की इजाजत के एसएसएफ के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा। पूरे प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एसएसएफ के द्वारा की जाएगी। एसएसएफ की सेवाएं पेमेंट देकर निजी क्षेत्र भी ले सकेंगे। सवाल अब ये है कि एसएसएफ पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत मोहन, सबसे पहले मैं एसएसएफ को लेकर आपसे जानकारी चाहूंगी। एसएसएफ का गठन किस उद्देश्य से किया गया है, किस तरह से एसएसएफ काम करेगा और क्या कुछ काम इसके अधीन आएंगे? देखिए पल्लवी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था में तमाम बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे लखनऊ में और नोएडा में आप कमिश्नरी देख सकते हैं कि जुडिशियल पावर जो थी उनमें से कुछ पावर कमिश्नर को दे दी गई है। अब ऐसे में एसएसएफ का गठन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं एसएसएफ के बारे में बता दूं, ये एक ऐसी फोर्स रहेगी जो किसी को भी बिना वारंट, बिना जज की परमिशन के कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि सीधे तौर पर इसको पावर होगा। और दूसरी और सबसे अहम बात कि ये एक ऐसी विंग रहेगी, अगर आप इसकी प्राइवेट सर्विस लेना चाहते हैं, यानी कि जैसे आप कोर्ट में फीस जमा करके गनर लेते हैं, ऐसे आप एसएसएफ की भी सर्विस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, हालांकि जो इसकी मौजूदगी बताई जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थलों पे, सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनके आसपास और जो प्रमुख सुरक्षा वाली जगह है वहां पर मौजूद रहेंगे। जैसे आगरा का ताजमहल हो गया और जो मंदिर है विशेष बड़े, वहां पर ये मौजूद रहेंगे ताकि किसी तरह का धरना प्रदर्शन तोड़फोड़ ना हो पाए। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सीएए और एनआरसी को लेकर के जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने बैनर पोस्टर लगाए थे और गिरफ्तारियां करनी चाहिए थी जो लोग इसमें सम्मिलित थे, उनकी तो तमाम विरोध आवाजें उठी थी। लेकिन अब ऐसे गठन किया जा रहा है ऐसी एक विंग का, एसएसएफ का, जो बिना जुडिशियल की कोई परमिशन लिए, सीधे तौर पर उसको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिना अरेस्टिंग वारंट लिए वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, एसटीएफ का गठन हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला जैसे कुख्यात अपराधी को मारने के लिए, क्राइम ब्रांच का गठन हुआ बड़े बड़े अपराधियों को मारने के लिए या बड़े बड़े अपराधियों का एनकाउंटर करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए। देखिए उद्देश्य सही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, एसटीएफ पर भी आरोप लगे कि किसी निर्दोष को एनकाउंटर कर दिया। एसटीएफ पे भी आरोप लगे। लखनऊ का सोना लूटकांड इस बात का गवाह है कि एसटीएफ के लोगों ने एक सोने के व्यापारी को जो बाहर से व्यापार करने लखनऊ आया था उसको अगवा करके सोना लूट लिया था। सोना लूटकांड लखनऊ का हर व्यक्ति जानता है, काफी चर्चित रहा था। क्राइम ब्रांच पे अक्सर आरोप लगते हैं क्योंकि जो अपराधी होते हैं उनके एनकाउंटर के साथ साथ निर्दोष लोगों का भी एनकाउंटर हुआ है। तमाम मामले अदालत में चल रहे हैं। ऐसे में क्या गारंटी है कि एसएसएफ का सिपाही जिसके
एसएसएफ का जो भी पुलिसकर्मी यानी कि एक सिपाही तक को इतनी पावर है कि वो बिना जुडिशियल परमिशन के, बिना अरेस्टिंग वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। क्या इसका दुरुपयोग नहीं होगा? पद का दुरुपयोग यूपी पुलिस में होता आया है। क्राइम ब्रांच का आप देख लीजिए, अगर आप गूगल करेंगे या फिर यूपी के जो केस हैं लंबित हैं जो कोर्ट में आप देखेंगे तो क्राइम ब्रांच पे कई आरोप लगे। कई अपराधी जो अपराध छोड़ चुके थे बाद में उनका एनकाउंटर हुआ। अभी ताजा मामला सरोजनी नगर में लखनऊ का है, लखनऊ के सरोजनी नगर का, जहां पर एसटीएफ ने एक बदमाश का एनकाउंटर किया था। 1 लाख का इनामी वो बताया जा रहा था, लेकिन उसके पिता का कहना है कि उसको उठा करके घर से लाया गया था, उसके बाद इसका एनकाउंटर किया। मुन्ना बजरंगी का साथी था। बात केवल और केवल ये है कि विपक्षी दल हो या लोगों के मन में एक डर है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि एसएसएफ का गठन करना उद्देश्य सही है, लेकिन बाद में ये उद्देश्य से भटक जाते हैं। एसटीएफ जब गठित हुई थी तमाम सुविधाएं उसको दी गई थी। उस समय की जो बढ़िया कार थी टाटा सुमो वगैरह वो उनको दी गई थी। AK-47 से उनको लेस किया गया था क्योंकि कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला को अरेस्ट करना था या एनकाउंटर करना था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अगर आप सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के अदालतों में देखें तो एसटीएफ के ऊपर कई केस लंबित हैं, लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एसएसएफ का गठन किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से पावर दी जा रही है, एडीजी लेवल का अधिकारी इस पूरी टीम का अधिकारी होगा जो एडीजी रैंक का अधिकारी होगा। इसके साथ 27 अगस्त को बीते 27 अगस्त को इसको कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी गई है। लेकिन सवाल पल्लवी फिर वही खड़ा होता है कि आखिर अगर कोई अपने पद का दुरुपयोग करेगा और किसी निर्दोष को बिना किसी परमिशन के, क्योंकि क्यों ना अरेस्टिंग वारंट लेना है ना कुछ लेना, अगर अरेस्ट कर लेता है तो वो आखिर कहाँ जाएगा? जी पल्लवी। बिल्कुल, अब मेरा सवाल यह है कि आखिर ज़रूरत क्या आन पड़ी है सरकार को एसएसएफ के गठन की? आपने पहले से ही तमाम तरह की टीमें बनाई हुई हैं, एसआईटी बना रखी है, क्राइम ब्रांच बना रखा है, एसटीएफ बना रखी है, तमाम जब डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं तो अब एसएसएफ की ज़रूरत कहाँ आन पड़ी है? अगर किसी को आपको स्पेशल पावर्स देनी है तो क्या पहले वाले में संशोधन नहीं किया जा सकता? क्या एसटीएफ को स्पेशल पावर्स नहीं दी जा सकती? तमाम तरह के आपने गठन कर दिए हैं, तमाम तरह की टीम बना दी है, लेकिन बात ढाक के 3 बात ही आ जाती है, उनका कुछ बट नहीं रहा है, उनका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल सही सवाल किया पल्लवी आपने कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। ये समझ से परे है, क्योंकि अगर किसी भी पावर को एड ऑन करना था तो कमिश्नरेट होने के बाद में लखनऊ और नोएडा में वैसे भी ज्यादातर जुडिशियल पावर आपके पास आ गई है। अगर किसी को अरेस्ट करना है तो सीधे तौर पर वारंट कोर्ट से लेने की अब जरूरत नहीं है। एसपी जो सीपी हैं वो खुद पावर उनके पास में है कि वो ऐसे दंगा फसाद करने वाले लोग जो चिन्हित किए जाए उनको अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में एसएसएफ का गठन करना ये समझ से परे है कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर सीधे तौर पर हम देखें एसटीएफ पहले से अपने आप में पावरफुल है, क्राइम ब्रांच अपने आप में पावरफुल है, कई ऐसे विंग हैं यूपी पुलिस के जो अपने आप में पावरफुल है। इसके अलावा उन विंग्स की भी बात कर लेते हैं, चाहे वो गुंडा दमन दल हो, तमाम ऐसे गठन हुए, लेकिन उसके बाद वो ढाक के 3 बात हो गए, किसी काम के नहीं रहे। लेकिन इस तरीके से पुलिस कर्मियों को ऐसी पावर दे देना कि जिनके ऊपर ना हो, यानी कि अरेस्टिंग वारंट नहीं लेंगे, वो सीधे आकर के अरेस्ट करेंगे, ये कहाँ का न्याय है? अगर कोई व्यक्ति दंगा होने वाली जगह पर मान लीजिए कि वो खड़ा है और उसकी फोटो कैमरे में आ जाती है, वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में उसकी फोटो आ जाती है, ऐसे में एसएसएफ जाएगी उसको अरेस्ट कर लेगी, उसकी बात सुनने वाला कौन है? सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसे अपनी बेगुनाही जो है वो न्यायालय में साबित करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में उसको जो पीड़ा होगी, क्या सरकार उसकी उत्तरदायी होगी? एसएसएफ का गठन किसी भी तरीके से सही नहीं है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आप सीएए देखिए, सीधे तौर पर अगर हम खुल करके कहें तो सीएए और एनआरसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, जो आगजनी हुई थी, जो तोड़फोड़ हुई थी, उसपे जो लोग चिन्हित हुए थे, जब उनको अरेस्ट कर रही थी गवर्नमेंट तो जो विपक्षी दल है तमाम सवालात खड़े कर रहे थे, कई लोग अरेस्टिंग वारंट की मांग कर रहे थे। ऐसे में इस दल का गठन किया गया है, लेकिन अब सीएए भी नहीं है, एनआरसी भी नहीं है और यूपी पुलिस खुद में सक्षम है। कई विंग्स हैं, खुद यूपी पुलिस पेट्रोलिंग करती है, खुद यूपी पुलिस यहाँ लोगों की रक्षा के लिए। ऐसे में एसएसएफ का गठन करना और मनमानी पावर दे देना ये कहीं से सही नहीं है। अगर हम कहें यूपी में अफसरशाही हावी है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से अफसर फैसला ले रहे हैं, जनता को सीधे तौर पर दबाने का काम हो रहा है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, सवाल फिर यही खड़ा होता है कि एसएसएफ का एक सिपाही अगर किसी को अरेस्ट कर लेता है तो कहाँ वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा, किससे जाकर के मिलेगा? क्योंकि उसको अरेस्ट करने के लिए किसी भी तरह की उसको परमिशन नहीं लेनी है, वो आएगा कहीं से भी अरेस्ट, ये भी साफ लिखा हुआ है कि वो कहीं भी किसी भी समय अरेस्ट कर सकता है, तो सीधे तौर पर वो अरेस्ट करके उसको लेता चलता बनेगा। ऐसे में वो आदमी कहाँ जाएगा, किससे न्याय मांगेगा? ऐसे दल का गठन करना अपने आप में एक ठीक बात है, लेकिन उसको इतनी पावर दे देना कि वो किसी को भी कहीं से भी अरेस्ट कर ले बिना अरेस्टिंग वारंट के, ये सही नहीं है। इस पर सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। जी पल्लवी। शुक्रिया पुनीत मोहन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार एक के बाद एक कई तरह के गठन किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में।
तमाम तरह की ऐसी टीमें बना दी गई हैं, लेकिन वो टीम क्या काम आ रही हैं, किस तरह से वो कार्य कर रही हैं, उन पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। अब एसएसएफ का गठन किया गया है और इस पर भी अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और आइए अब रुक करते हैं राजधानी पटना का। बिहार की सियासी राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में लेने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार कोशिशों में जुटी हुई हैं। एक तरफ एनडीए में एलजेपी टूट की ओर बढ़ रही है, वहीं गठबंधन से मांझी ने अपनी कड़ाही बाहर कर ली है। इन तमाम पार्टियों की सीटों पर मुस्लिम वोट अपनी सबसे ज्यादा मजबूती बनाए हुए हैं। जाप ने कांग्रेस की माला धारण करने के लिए बैठक बुलाई है। आगामी बैठक में हो सकता है कि कांग्रेस, जाप और राजद एक साथ चुनावी समर में उतर जाएं। इन सभी पार्टियों ने अपनी मजबूती बनाने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को लुभावने की स्कीम चलाई हुई है। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव में 4 दर्जन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक का बोलबाला है। तो बिहार की सियासी राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में लेने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार कोशिशों में लगी हुई हैं। एक तरफ एनडीए में एलजेपी टूट की ओर बढ़ रही है, वहीं गठबंधन से मांझी ने अपनी कड़ाही बाहर कर ली है। इन तमाम पार्टियों की सीटों पर मुस्लिम वोट अपनी सबसे ज्यादा मजबूती बनाए हुए है। जाप ने भी कांग्रेस की माला धारण करने के लिए बैठक बुलाई है। आगामी बैठक में यह संभव है कि कांग्रेस, जाप और राजद एक साथ चुनावी समर में उतर जाए। और आइए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का। जल संसाधन विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना है। इसी बात को ध्यान में रखकर जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई थी, लेकिन अब यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बनते जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में खेतों तक पानी पहुंचाने की आड़ में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है और ऐसा कई मामले जो है सामने आए हैं जल संसाधन विभाग के। हम शुरुआत करते हैं बलरामपुर से। बलरामपुर जल संसाधन विभाग में 2 वर्ष पहले सब इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बने रामजी पटेरिया को अगस्त 2019 से अप्रैल 2020 की अवधि में बलरामपुर संभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया, जबकि नियम यह है कि 6 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही अनुविभागीय अभियंता बनाया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते ही रामजी ने भ्रष्टाचार का खेल शुरू किया। 8 महीने में 16 लाख का सिर्फ डीजल लगाया गया। मामला यहीं पर नहीं रुका। अगस्त 2019 से 14 फरवरी 2020 की अवधि में 16 करोड़ के चेक के माध्यम से भुगतान भी किया गया है। जल संसाधन विभाग में पदस्थ रामजी पटेरिया की भ्रष्टाचार की फेहरिस्त काफी लंबी है। उनके कारनामों पर एक किताब लिखी जा सकती है। किताब के पन्ने अगर खुलेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजनीति और अफसरशाही बेनकाब होती चली जाएगी। फिलहाल हम आपको ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। खबर काफी अहम है कि जल संसाधन विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लूट मची हुई है। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त नजर आ रहे हैं। रामजी पटेरिया की कहानी हमने आप तक पहुंचाई। ये तो मात्र एक अधिकारी की हम आप तक कहानी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार जड़े जमा चुका है जल संसाधन विभाग में और सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। अगर ये तमाम मामले सामने आए तो छत्तीसगढ़ की राजनीति और अफसरशाही बेनकाब होती चली जाएगी। वैसे तो जल संसाधन विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना है और इसी बात को ध्यान में रखकर जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खेतों तक पानी पहुंचाने की आड़ में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है। ऐसे कई मामले आ चुके हैं। एक मामला बलरामपुर से जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जल संसाधन विभाग में 2 वर्ष पहले सब इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बने राम पटेरिया को अगस्त 2019 से अप्रैल 2020 की अवधि में बलरामपुर संभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया, जबकि नियम यह है कि 6 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही अनुविभागीय अभियंता बनाया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते ही रामजी ने भ्रष्टाचार का खेल शुरू किया। 8 महीने में 16 लाख का सिर्फ डीजल इस्तेमाल कर लिया गया। मामला यहीं पर नहीं रुका। अगस्त 2019 से 14 फरवरी 2020 की अवधि में 16 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से भुगतान भी किए गए हैं। जल संसाधन विभाग में पदस्थ रामजी पटेरिया की भ्रष्टाचार की फहरिस्त काफी लंबी है। उनके कारनामों पर एक किताब तक लिखी जा सकती है। अगर किताब के पन्ने खुलेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजनीति और अफसरशाही बेनकाब होती चली जाएगी। जल संसाधन विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना है और इसी बात को ध्यान में रखकर जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई थी, लेकिन अब यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खेतों तक पानी पहुंचाने के आड़ में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है।
लगातार एक के बाद एक कई ऐसे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन मामलों पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चलिए सीधे चलते हैं जरीन सिद्दीकी के पास, जो कि लाइव इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जरीन, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे, किस तरह से जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है? जी पल्लवी जी, सही कहा आपने। और इस भ्रष्टाचार को जानने के लिए किसी का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। कोई आम आदमी भी इस भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली हुई है उसको जान सकता है। रामजी पटोरिया जो रिटायरमेंट के दौरान उनकी पोस्टिंग होती है 2 साल पहले, और उन्होंने 8 महीने में तकरीबन 25 करोड़ रुपए के चेक्स के द्वारा आनंद फानंद में भुगतान कर दिया जाता है। और सिर्फ अपनी गाड़ी के लिए 8 महीनों में 16 लाख का एक गाड़ी में डीजल भरवाया जाता है। स्थानीय विधायक शिकायत करते हैं। उसके बाद उनको दिसंबर में जब 2019 में उनकी पोस्टिंग हुई थी तो उनको वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए थे, इसलिए कलेक्टर ने उनका जो चेक जारी किए गए थे उनको रोक दिया गया। आनंद फानंद में राजधानी जाते हैं और वित्तीय अधिकार लेके आते हैं, तो और 13 फरवरी के बाद रिटायर होने से पहले 5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाता है। और आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि जब वो 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 29 तारीख को ऑनलाइन अलॉटमेंट लेके 5 करोड़ का भुगतान कर दिया जाता है। तो ये काफी अहम बात है। और इसके साथ एक और चीज है, जो स्टेशनरी है, 1.5 करोड़ की स्टेशनरी खरीदी जाती है उनके द्वारा। अगर हम बात करें स्टेशनरी की तो 1.5 करोड़ में कम से कम 11 ट्रक स्टेशनरी आ जाएगी, जो पूरे एक मंत्रालय के लिए काफी है, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य पे। और दूसरा एक मामला है कारसी जलाशय योजना, जो 20 जनवरी को शुरू हुई थी। 45 दिनों में 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें अपने आप में कई सवाल उठाती है। और सवाल इस पर भी उठता है कि जो अधिकारी हैं, नेता हैं, वो इस तरह की बात नहीं है कि उन्हें खबर नहीं है, उन्हें खबर है। देखिए, बिल्कुल, जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है तो वाकई में जानकारी तो होगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं मिलीभगत की आशंका भी नजर आती है। और यही होता है, जब मंत्रालय में भ्रष्टाचार अपने पैर पसारना शुरू करता है तो वो कहीं ना कहीं सबको ही अपनी चपेट में ले लेता है, हर कोई इस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। और उसका नतीजा ये होता है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से जड़ें जमा लेता है और फिर मंत्रालय को भ्रष्टाचार से मुक्त करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जरीन, जानकारी चाहेंगे, जब आप बता रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है तो वाकई में सरकार को जानकारी तो होगी, सरकार के नुमाइंदों को भी जानकारी होगी, तो फिर यही माना जा सकता है कि उनकी भी पूरी मिलीभगत रहती है? जी हाँ, निश्चित तौर पे ये भ्रष्टाचार सिर्फ एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये ऊपर से नीचे जल संसाधन विभाग भ्रष्टाचार विभाग बन चुका है। और इसकी पूरी जानकारी सारे अधिकारियों को रहती है। जब कल हमने इस संबंध में अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि आप लिखित कंप्लेंट दीजिए, उससे पहले हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और इस बारे में आपको बताना चाहूँ कि स्थानीय विधायक चिंतामणि ने कलेक्टर से शिकायत भी करी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ सिफर है और कुछ चीजें हासिल नहीं हुई है। बिल्कुल, अब जरीन, ये कहना भी बिल्कुल सही नहीं होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, 1 साल के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत कर लेना ये लगता नहीं है कि संभव है। तो बीजेपी के कार्यकाल से ये चीजें शुरू हो गई हैं जो अभी तक चली आ रही हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में इन चीजों को संभाल लेना चाहिए था, भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये भ्रष्टाचार ट्रांसफर हुआ है बीजेपी से कांग्रेस की तरफ, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा किया था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। आपने ये ठीक कहा कि ये भ्रष्टाचार 1 साल का नहीं है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लगातार सत्ता में रहने के कारण निरंकुश प्रशासन हो गया, शासन हो गया, एक अपनी मनमर्जी से काम किया जा रहा था। तो ये जो करप्शन है वो मिला हुआ है
बीजेपी शासनकाल से, और कांग्रेस की सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। जनता भी उपेक्षा कर रही है कि कार्रवाई हो, लेकिन रामजी पटोरिया जैसे जल संसाधन विभाग में आपको ये बताना चाहूंगा कि असिस्टेंट इंजीनियर से प्रमोशन होता है। जिस पद पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में तैनात थे उस पद के लायक नहीं थे, उनको प्रभारी बनाया गया था। प्रभारी बनने के बाद उन्होंने ये सारा काम किया है। तो ये अपने आप में कहीं बहुत बड़ा सवाल है शासन और प्रशासन दोनों के ऊपर कि जनता के पैसों से किस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर जल्दी से जल्दी अगर गंभीर कदम नहीं उठाए गए, एक तरह से पूरी सर्जरी करना पड़ेगा अगर भ्रष्टाचार को रोकना है। सारी एजेंसियां सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रह गई हैं, किसी के कानों पे अभी तक जू नहीं रहेगी है। अब आज हमने खबर दिखाई है, अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएगा। बिल्कुल, शुक्रिया ज़रीन सिद्दीकी तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का ये मामला हमने आप तक पहुंचाया कि किस तरह से जल संसाधन विभाग में लगातार भ्रष्टाचार जो है वो फल फूल रहा है। हालांकि पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार ये पैर पसार रहा है और अब पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से, कांग्रेस आई है शासन में, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अब की जाती है। राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।